नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मायावी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मायावी की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है राजस्थान के एक छोटे से गांव रामगढ़ के रहने वाले राजू जी ने। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिस वजह से कुछ विवरण बदल दिए गए हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी को डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो लोग यह कहते हैं कि पैरानॉर्मल जैसा कुछ नहीं होता है, उन्हें यह पता चल सके कि कुछ चीजें दुनिया में ऐसी भी हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। यह कहानी राजू जी के गांव की एक भयानक डायन की है, जो एक एक करके 10 बेगुनाह मासूम बच्चों को मार देती है और इतनी शक्तिशाली हो जाती है जिसे काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, अब यह कहानी राजू जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि आपने हॉरर कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की कहानी में आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। इसलिए आप आंख बंद कीजिए और खुद को राजू जी की जगह रखकर महसूस कीजिए। और दोस्तों, आप लोग कहानी तो सुन लेते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं गाइस। इसलिए आप सभी से विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डर की दस्तक सीधे आपके मोबाइल में हो। और आप लोग कहां से हैं और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली हर संडे की स्पेशल कहानी में आपका नाम जरूर हो। कहानी राजू जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। तो चलिए, अब बिना देरी के, नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आज मैं आपको मेरी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि मेरे अपने गांव की सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राजस्थान के झुंझुनू जिले में बसा हुआ है मेरा गांव रामगढ़। पहाड़ी से घिरा हुआ, सुनसान और रहस्यमय। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, लेकिन अंधविश्वासों में डूबे हुए भी। मैं खुद एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, शहर में नौकरी करता था, लेकिन जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा है उसने मेरे सारे तर्क और विज्ञान को धराशायी कर दिया है। और आज भी जब मैं उस औरत का चेहरा याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमला देवी। केवल यह नाम सुनकर ही आज भी मेरे गांव के लोग कांप जाते हैं। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ और कैसे हमारा शांत और खुशहाल गांव एक कब्रिस्तान बन गया, यह सब मैं आपको आज इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। और मैं आपको यह कहानी शुरू करने से पहले एक चेतावनी देना चाहता हूं कि यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इसे सुन नहीं सकेंगे, तो बेहतर है कि आप यहीं रुक जाएं, क्योंकि आगे वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको सुनाऊंगा वह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित दुस्वप्न है। साल 2018 की बात है। मैं दिल्ली से गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव रामगढ़ आया हुआ था। गांव लौटना हमेशा एक खुशी की बात होती थी। शहर की भागदौड़ से दूर, अपने माता पिता के साथ और बचपन के दोस्तों के साथ। गांव के बीचों बीच एक हवेली नुमा घर था। यह घर कमला देवी और उसके परिवार का था। कमला देवी, जो उस समय लगभग 35 साल की रही होगी, एक सामान्य गृहिणी थी। उसके पति राम सिंह एक किसान थे और उनके 2 बच्चे थे, 8 साल का रोहित और 6 साल की प्रिया। कमला देवी दिखने में एक आम राजस्थानी महिला थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल और हमेशा सफेद या हल्के रंग की साड़ी पहनती थी। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी थीं, जो उसके चेहरे की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती थीं। गांव के लोग उसे एक अच्छी औरत मानते थे। हालांकि कुछ बुजुर्ग कहते थे कि वह थोड़ी अजीब है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं गांव पहुंचा था तो पहले दिन ही मेरी मां ने कहा था कि राजू बेटा, कमला के घर जाना है। उसकी छोटी लड़की बीमार है और उसने तुझसे दवाई मंगवाई थी ना दिल्ली से, जाकर दे आ। मैं कमला देवी के घर गया। घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था जिसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ था। घर की दीवारें मिट्टी और गोबर से लिपी हुई थीं और छत टाइल्स की थी। यह एक सामान्य राजस्थानी घर जैसा ही था, जैसे गांव में दर्जनों होते हैं। जब मैंने आवाज लगाई तो कमला देवी बाहर आई।
उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने कहा, राजू बेटा आजा, प्रिया को बुखार है 3 दिन से, उतर ही नहीं रहा। मैं अंदर गया। घर के अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई जड़ी बूटी जल रही हो। दीवारों पर कुछ तांत्रिक चित्र लगे हुए थे जो मुझे थोड़े डरावने लगे। छोटी प्रिया बुखार से बेहाल एक कोने में लेटी हुई थी। उसका चेहरा लाल था और वह बार बार कुछ अजीब सी बातें बड़बड़ा रही थी। प्रिया ने मुझसे कहा कि मैं डरावने सपने देखती हूँ मामा जी। एक काली छाया मेरे पास आती है रात में। कमला देवी ने जल्दी से प्रिया को चुप कराया और मुझसे कहा कि बच्चे तो बुखार में कुछ भी बोल देते हैं, तू दवाई दे दे। मैंने दवाई दी और घर से निकल आया, लेकिन प्रिया की वह बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। उस रात मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि राजू, कमला के खानदान में कुछ अजीब बात है। उसकी दादी भी बहुत अजीब थी। लोग कहते थे कि वह तांत्रिक विद्या जानती थी। मैंने दादाजी से कहा कि अरे दादू, यह सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि हो सकता है बेटा, लेकिन कुछ बातें समझ से बिल्कुल परे होती हैं। उस समय मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यह बातचीत कितनी सच साबित होने वाली है। मेरे गांव आने के 1 हफ्ते बाद की बात है। सुबह का समय था और मैं अपने दोस्त विकास के साथ खेतों में टहल रहा था। तभी अचानक गांव की तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। हम दोनों गांव की तरफ सरपट भागे। भीड़ कमला देवी के घर के सामने लगी थी। लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे और महिलाएं रो रही थीं। मैंने अपने चाचा जी से पूछा कि क्या हुआ, तो चाचा जी ने दुख के साथ कहा कि प्रिया नहीं रही बेटा, रात में ही चली गई। मैं हैरान रह गया, क्योंकि कल तक तो वो सिर्फ बुखार से बीमार थी। इतनी जल्दी कैसे? डॉक्टर साहब भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि यह तेज बुखार से हुई मौत है, लेकिन कुछ बातें अजीब थीं। प्रिया की आंखें मरने के बाद भी खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर डर के भाव थे। कमला देवी बिल्कुल शांत थी। वो रो नहीं रही थी, बस चुप्पी मारकर बैठी थी। ये बात गांव वालों को अजीब लग रही थी। तभी किसी ने फुसफुसाते हुए कहा कि मां की लाडली बेटी मर गई और वह आंसू तक नहीं बहा रही। दाह संस्कार के समय भी कमला का व्यवहार अजीब था। वो बार बार किसी से अकेले में बात कर रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। राम सिंह, जो कि उसका पति था, वह बेचारा बहुत दुखी था। वह बार बार कह रहा था कि मेरी बेटी को किसी की नजर लग गई थी। दाह संस्कार के बाद गांव के पंडित जी ने कहा कि इस मौत में कुछ तो अप्राकृतिक बात है। लड़की के चेहरे पर डर के निशान थे, लेकिन तब तक किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रात के समय जब मैं सो रहा था तो मुझे अजीब सपने आए। मैं सपने में देख रहा था कि प्रिया मेरे पास आ रही है और कह रही है कि मामा जी, मैं डरी हुई हूं। वो काली छाया मुझे ले गई। मैं डर कर उठकर बैठ गया। बाहर देखा तो कमला देवी के घर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। प्रिया की मौत के 3 दिन बाद कुछ और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले रोहित, कमला देवी का बेटा, अजीब हरकतें करने लगा। वो रात में नींद में चलता था और सुबह गांव के कब्रिस्तान में मिलता था। जब उसे जगाया जाता तो वह कहता कि उसे कुछ भी याद नहीं है। रोहित ने एक दिन अपने पापा से कहा कि मैं बहन को देखता हूं सपने में। वो मुझसे कहती है कि उसे अकेलापन लगता है। राम सिंह परेशान होकर वह रोहित को लेकर गांव के वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने रोहित को देखा और राम सिंह से कहा कि इस बच्चे पर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसका तुरंत इलाज करना होगा। लेकिन इससे पहले कि कोई इलाज हो सके, एक और दुर्घटना हो गई। गांव के मुखिया जी का 10 साल का पोता अनिल, जो कि रोहित का सबसे अच्छा दोस्त था, एक दिन खेल खेल में गांव के पुराने कुएं में गिर गया। जब लोगों ने उसे निकाला तो वो मर चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुआं बिल्कुल सूखा था और उसमें सिर्फ 2 फीट पानी था और अनिल तैरना भी जानता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अनिल की मौत डूबने से नहीं, बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। लेकिन एक 10 साल के स्वस्थ बच्चे को दिल का दौरा, यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। लेकिन रिपोर्ट झूठ थोड़ी ना बोलेगी।
डॉक्टर साहब भी हैरान थे। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही असामान्य है, क्योंकि इस बच्चे के दिल में कोई खराबी नहीं थी। अनिल की दादी ने कहा कि मेरा पोता कल रात में कह रहा था कि कोई उसे बुला रहा है, कह रहा था कि प्रिया उसे खेलने को कह रही है। अब गांव में धीरे धीरे डर फैलने लगा। 2 बच्चों की रहस्यमयी तरीके से हुई मौत से सभी परेशान थे। मैंने देखा कि कमला देवी का व्यवहार और भी अजीब हो गया था। वो दिन भर घर में बंद रहती और रात को पूरे गांव में लोगों को अकेली घूमती हुई दिख जाती। एक रात मैं छत पर सो रहा था तो मैंने देखा कि कमला देवी अपने घर से बाहर निकली और कब्रिस्तान की तरफ जा रही है, और उसके हाथ में कुछ अजीब से सामान थे, कुछ जड़ी बूटियां, एक छोटा सा कलश और कुछ काले कपड़े। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसका पीछा करूं, लेकिन अगली सुबह जब मैं कब्रिस्तान गया तो देखा कि वहां कई अजीब निशान थे। जमीन पर कुछ तंत्र मंत्र के चिन्ह और जली हुई राख के निशान। अनिल की मौत के 1 हफ्ते बाद राम सिंह की भी अचानक मौत हो गई। यह मौत तो और भी रहस्यमय थी। राम सिंह एक 40 साल का स्वस्थ आदमी था। जब वह खेतों में काम कर रहा था तब अचानक चिल्लाया और गिर गया। लोगों ने देखा कि वह अजीब तरीके से कुछ बड़बड़ा रहा था। वो कह रहा था कि कमला, तूने यह क्या किया? मेरी बेटी को क्यों मारा? वो बार बार यही कहे जा रहा था। जब लोग उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि यह दिल का दौरा था, लेकिन राम सिंह के चेहरे पर जो डर के भाव थे वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहे थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि राम सिंह की मौत के समय कमला देवी घर पर नहीं थी। बाद में पता चला कि वह गांव के बाहर काली माता के मंदिर में गई हुई थी। वो रोज उस मंदिर में जाने लगी। गांव की एक औरत ने मुझसे कहा कि वह कभी कभी रात भर वहीं रुकती है। राम सिंह के दाह संस्कार के समय कमला देवी का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वो ना तो रो रही थी और ना ही कोई दुख के भाव दिखा रही थी, बस चुप खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव के बुजुर्गों ने आपस में बात करना शुरू किया। गांव के सरपंच ने कहा कि पहले बेटी मरी, फिर पति, और यह औरत बिल्कुल शांत है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैंने सुना है कि इसकी दादी भी तांत्रिक थी, शायद इसे भी वह सारी विद्याएं आती हैं। दाह संस्कार के बाद कमला देवी की सास यानी कि राम सिंह की मां ने सबके सामने कहा कि मेरे बेटे की मौत नेचुरल नहीं है। उसने मरने से पहले कुछ कहा था कमला के बारे में, लेकिन कमला देवी ने इन सब बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसी रात गांव के कुछ लोगों ने देखा कि कमला देवी के घर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। और सबसे डरावनी बात तो यह थी कि रोहित, जो अब अकेला रह गया था, वह भी अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। वो कहता था कि उसे अपने पापा की आवाज सुनाई देती है, जो उसे चेतावनी दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। रोहित से मैंने एक दिन पूछना चाहा तो उसने मुझे बताया कि मामा, पापा मुझे कहते हैं कि बेटा रोहित, मम्मी खतरनाक है, उनसे तुम दूर रहा करो। उसके मुंह से ये सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। राम सिंह की मौत के बाद से कमला देवी का व्यवहार और भी अजीब हो गया। वो दिन में तो घर से बाहर कम ही निकलती थी, लेकिन रात को पूरे गांव में अकेली घूमती दिखाई देती। इस घटना के लगभग 10 दिन बाद गांव में एक और दुखद घटना हुई। गांव के दर्जी रामू काका का 7 साल का बेटा मोहन अचानक बीमार पड़ गया। मोहन एक बिल्कुल स्वस्थ बच्चा था, हमेशा खेलकूद में व्यस्त रहता था, लेकिन एक दिन सुबह वो बुखार और दौरों के साथ बेहोश हो गया। मोहन की मां ने बताया कि मोहन रात में बहुत डर रहा था, कह रहा था कि कोई काली छाया उसे पकड़ने आ रही है। डॉक्टर साहब को बुलाया गया, लेकिन मोहन की हालत समझ नहीं आ रही थी। वो बार बार बेहोश हो जाता और होश आने पर डर के मारे चिल्लाता। मोहन को जब होश आया तो वह बोला कि प्रिया दीदी मुझे बुला रही है। वह कह रही है कि वो वहां बहुत अकेली है। और 2 दिन बाद मोहन की भी दुखद मौत हो गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि मिर्गी के दौरे से मौत हुई है, लेकिन मोहन को पहले कभी भी मिर्गी नहीं आई थी। अब पूरे गांव में डर का माहौल छा गया।
3 बच्चों की रहस्यमयी मौत से सभी परेशान थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि मोहन की मौत के दिन कमला देवी को कई लोगों ने रामू काका के घर के आसपास घूमते हुए देखा था। एक पड़ोसी ने बताया कि वह रात में मोहन के घर के आसपास चक्कर लगा रही थी और कुछ अजीब सा मंत्र भी बड़बड़ा रही थी। मोहन के दाह संस्कार के समय गांव के पंडित जी ने कहा कि यह भी कोई प्राकृतिक मौत नहीं है, इन बच्चों पर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है। इसके ठीक 1 हफ्ते बाद फिर एक दुर्घटना हुई। गांव के चौकीदार की 9 साल की बेटी रीता भी अचानक बीमार पड़ गई। रीता के साथ भी वही लक्षण थे, अचानक तेज बुखार, डर के दौरे और बेहोशी। वो भी यही कहती थी कि कोई उसे बुला रहा है। रीता ने अपनी माँ से कहा था कि एक काली औरत मुझे सपने में दिखाई देती है, वो कहती है कि मैं उसके बच्चों के साथ खेलूं। रीता की माँ डर गई थी। उसने कमला देवी के बारे में लोगों से पूछा तो पता चला कि कई लोगों ने कमला देवी को रीता के घर के पास भी घूमते देखा था। 3 दिन बाद रीता की भी दर्दनाक मौत हो गई। अब गांव वालों में पूरा विश्वास हो गया था कि कमला देवी में कोई अप्राकृतिक शक्ति है और वही इन सब मौतों की जिम्मेदार है। अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी और गांव वाले खुले रूप से कमला देवी पर शक करने लगे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कमला देवी के चेहरे में भी बदलाव आने लगा था। पहले जो सुंदर सौम्य चेहरा था वह अब डरावना लगने लगा था। उसकी आंखें धंसने लगी थीं और उनमें एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसका रंग भी पीला पड़ने लगा था और बाल भी पतले होने लगे थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि वह अब हमेशा काले कपड़े पहनने लगी थी, जबकि पहले वह हल्के रंग के कपड़े पहनती थी। एक दिन मैं बाजार से सामान लेने जा रहा था तो रास्ते में कमला देवी मिल गई। जब मैंने उसे देखा तो मैं चौंक गया। उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। आंखें धंस गई थीं, गाल पिचक गए थे और होंठ काले पड़ गए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब वह मुस्कुराई तो उसके दांत पीले और टेढ़े दिखाई दिए। उसने मुझसे कहा कि राजू बेटा कैसे हो, लेकिन उसकी आवाज भी बदल गई थी। पहले जो मीठी आवाज थी अब वो एकदम कर्कश और डरावनी हो गई थी। मैं डर गया और जल्दी से वहां से निकल गया। घर आकर मैंने माँ को सब बताया तो माँ ने कहा कि राजू, कमला के चेहरे में जो बदलाव आ रहा है वह अच्छा नहीं है। गांव की बुजुर्ग औरतें कह रही हैं कि जब कोई औरत तंत्र विद्या में गहराई से जाती है तो उसका चेहरा और डरावना हो जाता है। मैंने माँ से कहा कि अरे माँ, यह सब अंधविश्वास है, लेकिन मन में डर भी था। माँ ने कहा कि हो सकता है बेटा, लेकिन जो हो रहा है वह सब समझ से परे है। रात के समय मैंने अपनी खिड़की से देखा कि कमला देवी अपने घर के आंगन में कुछ अजीब कर रही है। वो जमीन पर कुछ चिन्ह बना रही थी और उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जला रही थीं। और फिर उसने कुछ अजीब मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी और एक अजीब सा एहसास हो रहा था। तभी अचानक हवा तेज हो गई और कमला देवी के बाल हवा में लहराने लगे। उसका शरीर ऐसे हिलने लगा जैसे उसमें कोई समा गया हो। फिर उसने अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया और सच कहूं तो जो मैंने उस समय देखा वो कभी भूल नहीं पाऊंगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं और उसके मुंह से एक अजीब सी हंसी निकल रही थी। मैं डर के मारे खिड़की से पीछे हट गया और कंबल ओढ़कर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो पता चला कि गांव के स्कूल टीचर का 8 साल का बेटा अमित भी बीमार पड़ गया है। अमित की बीमारी भी ठीक वैसी ही थी जैसी बाकी बच्चों की थी। तेज बुखार, डरावने सपने और बार बार बेहोश होना। अमित ने अपनी माँ से कहा था कि माँ, एक काली औरत मुझे सपने में दिखाई देती है। वह कहती है कि उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं और वह मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती है। टीचर साहब बहुत घबरा गए थे। उन्होंने तुरंत अमित को शहर के अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन शहर के डॉक्टरों के पास भी कोई जवाब नहीं था। सभी टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन अमित की हालत बिगड़ती जा रही थी। तीसरे दिन अमित की भी मौत हो गई। अब गांव में पूरी तरह से दहशत फैल गई। 5 बच्चों की मौत हो चुकी थी और सभी की मौत एक जैसी थी। गांव के सरपंच ने एक पंचायत बुलाई। सभी लोग इकट्ठा हुए और कमला देवी को भी बुलाया गया। जब कमला देवी पंचायत में आई तो लोग उसे देखकर डर गए।
क्योंकि उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली हो गई थीं और उसके चेहरे पर अजीब से निशान दिखाई दे रहे थे। सरपंच ने कहा कि कमला, गांव के लोग कह रहे हैं कि तू इन बच्चों की मौत की जिम्मेदार है। क्या तू कोई तंत्र विद्या करती है? कमला देवी ने एक अजीब हंसी हंसी और फिर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान की मर्जी है। लेकिन उसकी आवाज अब बिल्कुल बदल गई थी। वो इतनी डरावनी हो गई थी कि कई लोग वहां से उठकर चले गए। गांव के पंडित जी ने कहा कि कमला, तेरे चेहरे में जो बदलाव आया है और जिस तरह से गांव के बच्चे मर रहे हैं, यह सब बुरी शक्तियों का कमाल है। कमला ने कहा कि मैं कोई डायन नहीं हूं, मेरे भी बच्चे मरे हैं, मेरा भी पति मरा है, मैं भी दुखी हूं। लेकिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। पंचायत के बाद कुछ बुजुर्गों ने फैसला किया कि वह कमला देवी पर नजर रखेंगे। उसी रात चौकीदार ने देखा कि कमला देवी अपने घर से निकली और कब्रिस्तान की तरफ चली गई है। उसके हाथ में एक काला कलश था और वह अजीब से मंत्र बड़बड़ा रही थी। चौकीदार ने दूर से देखा कि कमला देवी कब्रिस्तान में कुछ अजीब अनुष्ठान कर रही है। वो मरे हुए बच्चों की कब्रों के पास जाकर कुछ चीजें दबा रही थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब वह यह सब कर रही थी तो हवा में बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अमित की मौत के बाद से कमला देवी का अपना परिवार भी टूटने लगा। सबसे पहले उसकी सास यानी कि राम सिंह की मां की अचानक तबीयत खराब हो गई। बुढ़िया, जो 65 साल की थी, रात में अचानक चिल्लाने लगी। वो कह रही थी कि कमला देवी उसे मारने की कोशिश कर रही है। बुढ़िया चिल्ला रही थी कि यह औरत डायन है, डायन, इसने मेरे बेटे को मारा है और अब मुझे मारना चाहती है। लोगों ने सोचा कि बुढ़िया का बढ़ती उम्र के कारण दिमाग खराब हो गया है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो चौंकाने वाला था। कमला देवी जैसे ही अपनी सास के कमरे में जाती, वैसे ही बुढ़िया चिल्लाने लग जाती, और जैसे कमला देवी कमरे से बाहर निकलती, बुढ़िया शांत हो जाती। जब मैं उनसे मिलने गया था तो बुढ़िया ने मुझसे कहा था कि उन्हें अंधेरे में एक काली छाया दिखाई देती है जो उनके गले को दबाती है, और 1 हफ्ते बाद बुढ़िया की भी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा कि यह उम्र के कारण हुई प्राकृतिक मौत है, लेकिन बुढ़िया के चेहरे पर डर के भाव साफ थे। कमला देवी अपनी सास के अंतिम संस्कार में भी बिल्कुल शांत रही। वह ना तो रोई और ना ही कोई दुख के भाव दिखाए। खैर, जो औरत अपने बच्चों के मरने पर नहीं रोई तो वह किसी और के मरने पर क्यों ही रोएगी। इसके बाद कमला देवी का देवर यानी कि राम सिंह के छोटे भाई रमेश की भी अचानक तबीयत खराब हो गई। रमेश एक 35 साल का स्वस्थ आदमी था, लेकिन वह भी अजीब सपने देखने लगा। रमेश ने अपनी पत्नी से कहा था कि भाभी, मुझे सपने में आती हैं, वो कहती हैं कि मैं उनके साथ चलूं। रमेश की पत्नी सुमित्रा बहुत डर गई थी। उसने कमला देवी से कहा कि वह उनके घर न आए, लेकिन कमला देवी रोज रात को रमेश के घर के बाहर घूमती दिखाई देती। सुमित्रा ने गांव वालों को बताया कि वो रात में हमारे घर के चारों तरफ चक्कर लगाती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। और ठीक 10 दिन बाद रमेश की भी अचानक मौत हो गई। वो जब खेत में काम कर रहा था तो अचानक चिल्लाया और गिर गया। भाभी, तूने मुझे क्यों बुलाया? यही आखिरी शब्द थे रमेश के। अब कमला देवी के पति के पूरे परिवार की मौत हो चुकी थी। सिर्फ रोहित बचा था, जो अब बिल्कुल अकेला था। लेकिन रोहित की हालत भी चिंताजनक होती जा रही थी। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और हमेशा डरा हुआ रहता था। रोहित एक दिन मुझसे बोला कि मम्मी डरावनी हो गई हैं मामा। वो रात में मेरे कमरे में आती हैं और मुझसे अजीब अजीब बातें करती हैं। रोहित की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वो 8 साल का बच्चा था, लेकिन अब वो 80 साल के बूढ़े की तरह दिखने लगा था। उसका वजन घट गया था, आंखें अंदर की तरफ धंस गई थीं और वह हमेशा डरा हुआ रहता था। जब मैं उससे मिलने गया था तो उसने मुझसे कहा था कि मामा जी, मम्मी रात में मेरे सपने में आती हैं और कहती हैं कि मैं भी प्रिया दीदी के पास जाऊं। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मैं क्या ही कर सकता था, मैं तो खुद ही डरा हुआ था। मैंने रोहित से पूछा कि
बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ क्या करती हैं? रोहित ने बताया कि कमला देवी रात में उसके कमरे में आकर अजीब अजीब चीजें करती हैं और उसके बिस्तर के नीचे कुछ चीजें छुपाती हैं और फिर कुछ मंत्र पढ़ती हैं। मैंने रोहित से कहा कि बेटा, आज से तुम मेरे घर में रहोगे, लेकिन कमला देवी ने साफ इनकार कर दिया। वो बोली कि रोहित मेरा बेटा है, वह मेरे साथ ही रहेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था जिससे उसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। मैं अपना सा मुंह लेकर वापस चला आया। एक रात मैं अपनी छत पर सो रहा था तो मुझे रोहित की चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत उठा और कमला देवी के घर की तरफ देखा। वहां से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी और हवा में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। मैंने हिम्मत करके कमला देवी के घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने बाहर से ही पूछा कि कमला जी, रोहित ठीक तो है ना? तभी दरवाजा खुला और सामने कमला देवी खड़ी थी। लेकिन जो मैंने देखा वह बहुत डरावना था। कमला देवी का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, बाल बिखरे हुए थे और दांत नुकीले हो गए थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके नाखून लंबे और काले हो गए थे। उसने अजीब आवाज में कहा कि रोहित सो रहा है। लेकिन मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं वापस घर चला आया। अगली सुबह मैं फिर से गया तो पता चला कि रोहित की भी मौत हो गई है। कमला देवी ने बिल्कुल शांत भाव से कहा कि रोहित रात में ही चला गया। रोहित का शव देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और चेहरे और आंखों में डर के भाव थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। डॉक्टर ने कहा कि यह अस्थमा के कारण हुई मौत है, लेकिन रोहित को तो पहले कभी अस्थमा नहीं था। अब कमला देवी उस हवेली जैसे घर में अकेली हो गई थी। उसका पूरा परिवार मर चुका था और वह एक डरावनी राक्षसी में तब्दील हो गई थी। रोहित की मौत के बाद गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया। लोग इतने डर गए थे कि कई परिवारों ने गांव छोड़ने की योजना बना ली। अब तक कुल 6 बच्चों की और 3 बड़ों की मौत हो चुकी थी और सभी की मौत कमला देवी के आसपास हुई थी। गांव के सरपंच ने फैसला किया कि बाकी के लोग गांव छोड़कर क्यों जाएं, बल्कि कमला देवी को ही गांव से निकाला जाना चाहिए। लेकिन जब कुछ लोग उसके घर गए तो वहां कोई नहीं था। कमला देवी गायब हो गई थी। एक आदमी ने आकर बताया कि घर पूरा खाली है, लगता है कि वह रात में ही कहीं चली गई है। लेकिन अजीब बात यह थी कि घर में कोई सामान नहीं था, ना तो कपड़े, ना ही बर्तन और ना ही खाना, जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। और सबसे डरावनी बात यह भी थी कि घर की दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, काले रंग से बनाए गए तंत्र के चिन्ह और खून जैसा लाल रंग। घर के फर्श पर भी अजीब से निशान थे, जैसे कोई अनुष्ठान हुआ हो। पंडित जी ने घर को देखा और कहा कि यह घर अब शापित हो गया है, इसमें अब कोई नहीं रह सकता। लोगों ने फैसला किया कि इस घर को तोड़ दिया जाए। लेकिन जब कुछ मजदूर इसे तोड़ने आए तो उन्होंने इनकार कर दिया। एक मजदूर ने कहा कि साहब, इस घर में कुछ अजीब है, हमें यहां डर लग रहा है। और जो मजदूर घर के पास गया उसने बताया कि उसे घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे यह घर एक भूतिया मकान बन गया और कोई भी उसके पास नहीं जाता था। लेकिन कमला देवी कहाँ गई, यह सवाल सबके मन में था। कुछ लोगों का कहना था कि वह शहर चली गई है, कुछ कहते थे कि वह किसी और गांव में चली गई है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। कमला देवी के गायब होने के 1 महीने बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को कमला देवी की आवाजें सुनाई देती थीं। वो बच्चों को बुलाती थीं, बच्चों मेरे पास आओ, मैं अकेली हूं। यह आवाज रात में हवा में गूंजती थी। कई बच्चों ने अपने मम्मी पापा से कहा कि उन्हें सपने में कमला आंटी दिखाई देती हैं और वह उन्हें अपने साथ चलने को कहती हैं। सभी बच्चों के माँ बाप डर गए थे। वो रात में अपने बच्चों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते थे। एक रात गांव के चौकीदार ने देखा कि कब्रिस्तान में कोई सफेद साड़ी में घूम रहा है। जब उसने गौर से देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि कमला देवी ही थी। लेकिन वो कमला देवी नहीं जिसे सब जानते थे। वो बिल्कुल बदल गई थी।
उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरा काला पड़ गया था और वह जमीन से कुछ ऊंचाई पर तैर रही थी। चौकीदार डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसने यह बात सबको बताई तो लोग और भी डर गए। गांव के पंडित जी ने कहा कि कमला देवी अब एक आत्मा बन गई है। वो मरी नहीं है बल्कि एक डायन बन गई है। पंडित जी ने बताया कि जब कोई औरत बहुत ज्यादा तंत्र विद्या में जाती है और उसका मन बुराई से भर जाता है तो वह एक डायन बन जाती है। पंडित जी ने कहा, डायन कभी मरती नहीं, वह हमेशा जिंदा रहती है और बच्चों को मारती रहती है। अब गांव वालों को कमला की पूरी सच्चाई पता चली थी। कमला देवी एक डायन बन गई थी और वह गांव के सभी बच्चों को मारना चाहती थी। लेकिन सवाल तो अब यह था कि वह डायन कैसे बनी और क्यों बनी। इसका जवाब मुझे कुछ दिन बाद मिला। कमला देवी के डायन बनने की सच्चाई मुझे उसकी दूर की बहन सरस्वती से पता चली। सरस्वती दूसरे गांव में रहती थी और वह कमला देवी के बारे में सब कुछ जानती थी। सरस्वती ने मुझे बताया कि राजू, कमला को तंत्र विद्या उसकी दादी ने सिखाई थी। उसकी दादी एक प्रसिद्ध तांत्रिक थी। सरस्वती ने और बताया कि कमला देवी की दादी ने उसे बचपन में ही तंत्र विद्या सिखाई थी, लेकिन यह विद्या अच्छे काम के लिए थी। कमला पहले अच्छी थी। वह बीमार लोगों का इलाज करती थी और बुरी आत्माओं को भगाती थी। लेकिन जब कमला देवी की बेटी प्रिया की मौत हुई तो वह बदलने लगी। प्रिया की मौत के बाद कमला पागल हो गई थी। वह रोज कब्रिस्तान में जाती थी और प्रिया को वापस लाने की कोशिश करती थी। सरस्वती के अनुसार कमला देवी ने काली तंत्र विद्या का इस्तेमाल करना शुरू किया था। वह मरे हुए बच्चों की आत्माओं को बुलाती थी और उनसे बात करने की कोशिश करती थी। जब कोई व्यक्ति काली तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है तो उसमें बुरी शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। धीरे धीरे कमला देवी में एक डायन की आत्मा प्रवेश कर गई थी। यह डायन सैकड़ों साल पुरानी थी और वह बच्चों को मारकर उनकी आत्माओं को खाती थी। जब डायन किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो वह उस व्यक्ति की शक्ल धीरे धीरे बदल देती है। यही कारण था कि कमला देवी का चेहरा धीरे धीरे डरावना होता गया था। अब कमला देवी पूरी तरह से डायन बन गई है। वह तब तक बच्चों को मारती रहेगी जब तक कि कोई उसे रोक ना दे। लेकिन डायन को कैसे रोका जा सकता है, यह सवाल अब भी बना हुआ था। सरस्वती से बात करने के बाद मुझे पूरी सच्चाई पता चली थी। लेकिन मूल समस्या यह थी कि कमला देवी, जो कि अब एक डायन थी, उसका आतंक अभी भी जारी था। मेरे गांव लौटने के 2 दिन बाद ही एक और दुखद घटना हुई। गांव के दुकानदार की 9 साल की बेटी पूजा अचानक बीमार पड़ गई। पूजा के साथ भी वही लक्षण थे जो पहले के बच्चों के साथ थे। तेज बुखार, डरावने सपने और बार बार बेहोश होना। पूजा ने अपनी माँ से कहा था कि एक सफेद साड़ी वाली आंटी मुझे सपने में दिखती है और वह कहती हैं कि वह बहुत अकेली है और मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। पूजा की माँ तुरंत समझ गई कि यह कोई और नहीं बल्कि कमला देवी का काम है। इस बार गांव वालों ने कोई देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत पंडित जी से संपर्क किया और एक बड़े तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 दिन बाद पूजा की भी मौत हो गई। इसके बाद गांव में पूरी तरह से दहशत फैल गई। लोगों ने अपने बच्चों को घरों के बंद कर दिया और रात में कोई भी बाहर नहीं निकलता था। लेकिन डायन का आतंक रुकने वाला नहीं था। अगले हफ्ते गांव के बराबर की 7 साल की बेटी रीना भी बीमार पड़ गई। फिर पटेल साहब का 10 साल का बेटा राज भी। एक के बाद एक बच्चे बीमार पड़ते जा रहे थे और सभी की मौत हो रही थी। अब तक कुल 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी और डायन का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब कमला देवी अब दिखाई भी देने लगी थी। रात के समय कई लोगों ने उसे पूरे गांव में घूमते हुए देखा था। एक आदमी ने बताया कि वो अब बिल्कुल भूत की तरह दिखती है। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और लाल आंखें। कई लोगों ने उसे बच्चों के घरों के बाहर घूमते हुए देखा था। वह खिड़कियों से अंदर झांकती थी और बच्चों को अपनी तरफ बुलाती थी। गांव की एक महिला ने बताया कि उसने कमला देवी को अपने घर की छत पर देखा था। वो कांपते हुए बोली कि वह छत पर बैठी थी और मेरे बेटे को देख रही थी। जब मैंने उसे देखा तो वह गायब हो गई।
अब स्थिति यह हो गई थी कि गांव के ज्यादातर परिवार अपने बच्चों को लेकर दूसरे गांवों में चले गए थे और जो लोग रह गए थे वो रात में अपने दरवाजों और खिड़कियों पर तंत्र के चिन्ह बनाते थे और अपने बच्चों को ताबीज पहनाते थे। लेकिन उस डायन की शक्ति इतनी ज्यादा हो गई थी कि यह सब बिल्कुल बेकार था। जब गांव की हालत बहुत खराब हो गई तो सरपंच ने फैसला किया कि वे राजस्थान के प्रसिद्ध महातांत्रिक पंडित मोहन शर्मा को बुलाएंगे। पंडित मोहन शर्मा की पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि उन्होंने कई डायनों और बुरी आत्माओं को भगाया था। जब पंडित जी हमारे गांव आए तो वे 60 साल के एक बुजुर्ग थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी और उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। पहले दिन ही पंडित जी ने गांव का चक्कर लगाया और कहा कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक डायन का वास है। यह डायन सैकड़ों साल पुरानी है। पंडित जी ने कमला देवी के घर को भी देखा और कहा कि इस घर में बहुत ही भयानक काली तंत्र विद्या की गई है। यहाँ अनेकों निर्दोष बच्चों की आत्माओं को बांधा गया है। उस रात पंडित जी ने गांव के मध्य में एक बड़ा यज्ञ कराया जिसमें सभी गांव वाले इकट्ठे हुए। यज्ञ के दौरान अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक तेज हवा चलने लगी और हवा में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। पंडित जी ने कहा कि वह आ रही है, डायन मेरी चुनौती स्वीकार कर रही है। और सच में यज्ञ की आग के सामने एक छाया दिखाई दी। यह छाया धीरे धीरे कमला का रूप लेने लगी, लेकिन जो कमला देवी हमें दिखाई दी वह बहुत ही डरावनी थी। उस कमला देवी की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। डायन ने भयानक आवाज में पूछा कि तू कौन है जो मेरे काम में बाधा डाल रहा है? पंडित जी ने बिना डरे कहा कि मैं मोहन शर्मा हूं और मैं तुझे इस गांव से भगाने आया हूं। डायन ने एक भयानक हंसी हंसी और बोली कि मैं सैकड़ों साल से यहां हूं। कई तांत्रिकों ने मुझे भगाने की कोशिश की लेकिन सभी असफल रहे। तो तू कौन सी बंदूक की गोली है बे? पंडित जी ने अपना तंत्र मंत्र शुरू किया। वो संस्कृत के मंत्र पढ़ने लगे और यज्ञ की आग तेज हो गई। डायन चिल्लाने लगी। वो हवा में इधर उधर उड़ने लगी और भयानक आवाजें निकालने लगी। डायन चिल्लाई कि मैं नहीं जाऊंगी, यह मेरा क्षेत्र है। लेकिन पंडित जी के मंत्रों के कारण डायन कमजोर पड़ने लगी। अचानक डायन ने कहा कि अगर तुम मुझे भगाना ही चाहते हो तो पहले मेरी शर्त मानो। पंडित जी ने पूछा कि क्या शर्त है तेरी? डायन ने कहा कि मैं एक आखिरी बच्चे को लूंगी और उसके बाद चली जाऊंगी। पंडित जी ने साफ इनकार कर दिया। मैं तुम्हें एक भी बच्चे को हाथ नहीं लगाने दूंगा। इस पर डायन बहुत गुस्से में आ गई। पंडित जी और डायन के बीच चुनौती के बाद गांव में एक अजीब सा तनाव का माहौल था। पंडित जी ने सभी गांव वालों से कहा कि अगले 3 दिन बहुत खतरनाक होने वाले हैं। डायन अपनी पूरी शक्ति के साथ वापसी करेगी। उन्होंने गांव के हर घर पर तंत्र के चिन्ह बनाए और सभी को खास ताबीज दिया। पंडित जी ने सबको चेतावनी दी कि किसी भी हालत में किसी भी बच्चे को अकेला ना छोड़ा जाए। डायन किसी भी रूप में आ सकती है। पहली रात अपेक्षाकृत शांत बीती, लेकिन दूसरी रात से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के 12 बजे के आसपास गांव में अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो लगा कि कोई औरत रो रही है, फिर यह रोना हंसने में बदल गया। चारों तरफ केवल एक ही आवाज गूंज रही थी कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूं। कई लोगों ने अपनी खिड़कियों से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक एक घर की खिड़की पर दस्तक हुई। यह गांव के किसान लक्ष्मण सिंह का घर था, जहां उसका 8 साल का बेटा अनुज सो रहा था। एक महिला ने मीठी आवाज में बाहर से कहा कि अनुज बेटा, दरवाजा खोल, देख तेरी नानी आ गई है। मैं तेरी नानी हूं। लक्ष्मण सिंह समझ गया कि यह कोई और नहीं बल्कि डायन कमला देवी ही है, क्योंकि अनुज की नानी तो कई साल पहले ही मर चुकी थी। लक्ष्मण सिंह ने चिल्लाकर कहा कि जा यहां से कमला देवी। बाहर से भयानक हंसी की आवाज आई और फिर वह बोली कि मैं तेरे बेटे को ले जाऊंगी, आज नहीं तो कल। तीसरी रात सबसे भयानक थी।
रात के 2 बजे अचानक गांव में तेज आंधी आई। पेड़ हिलने लगे और घरों की छतें उड़ने लगीं। आंधी के साथ साथ एक भयानक आवाज भी गूंज रही थी कि मैं आ रही हूं, मेरे बच्चों को मुझे दे दो। पंडित जी अपने कमरे में मंत्र पढ़ रहे थे। उन्हें पता था कि यह डायन का अंतिम हमला है। अचानक आंधी रुक गई और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे एक सफेद छाया गांव के बीच में दिखाई दी। यह कमला देवी थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से डायन बन गई थी। उसका रूप इतना डरावना था कि उसे देखने मात्र से ही लोग बेहोश होने लगे। डायन ने चिल्लाकर कहा कि पंडित, आज तुम्हारी और मेरी लड़ाई होगी। जीतने वाला इस गांव का मालिक होगा। पंडित जी अपने कमरे से बाहर आए। उनके हाथ में एक त्रिशूल था और गले में रुद्राक्ष की माला। पंडित जी ने कहा कि तो फिर ठीक है, अब तैयार हो जा डायन, आज तेरा अंत है। गांव के बीचों बीच महातांत्रिक और डायन के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। पंडित जी ने अपने मंत्र शुरू किए। उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा गांव गूंज उठा। ओम नमः शिवाय, ओम कालिकाय नमः। पंडित जी के मंत्र हवा में गर्जना कर रहे थे। डायन भी अपना तंत्र मंत्र शुरू कर चुकी थी। वह हवा में तैर रही थी और अजीब अजीब मंत्र पढ़ रही थी। पंडित जी के मंत्र तो एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड कर रहे थे, लेकिन कमला पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रही थी। दोनों के बीच एक अदृश्य युद्ध छिड़ गया। पंडित जी के कंठ से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जबकि कमला के चारों तरफ काली छाया थी। डायन ने कहा कि तू बहुत शक्तिशाली है पंडित, लेकिन मैं सैकड़ों साल की हूं। मेरी शक्ति तुझसे कहीं ज्यादा है। डायन ने अपना हाथ उठाया और अचानक गांव के सभी पेड़ हिलने लगे और कुछ तो उखड़कर गिर गए। लेकिन पंडित जी ने अपना त्रिशूल उठाया और एक मंत्र पढ़ा। त्रिशूल से तेज रोशनी निकली और डायन चिल्लाकर पीछे हट गई। पंडित जी ने जोर से कहा, अहम ब्रह्मास्मि। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि डायन की शक्ति कम होने लगी। डायन चिल्लाते हुए बोली कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने अपनी आखिरी शक्ति लगाकर एक भयानक मंत्र बड़बड़ाया। अचानक आसमान से काली बिजली गिरी और पंडित जी को लग गई। पंडित जी गिर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे फिर उठे और बोले कि हे भगवान शिव, मुझे शक्ति दो। इस निर्दोष गांव को बचाने के लिए मुझे शक्ति दो। अचानक पंडित जी के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। उनका चेहरा भगवान शिव के समान चमकने लगा। पंडित जी ने गर्जना करते हुए कहा कि अब तेरा अंत है डायन। डायन डर गई। वो समझ गई कि अब उसकी हार निश्चित है। डायन ने कहा कि ठीक है, मैं हार गई, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अचानक डायन ने एक भयानक चीख मारी और उसके साथ ही सैकड़ों बच्चों की आवाजें सुनाई दीं। यह सब वे बच्चे थे जिन्हें डायन ने मारा था। उन सभी की आत्माएं डायन के साथ बंधी हुई थीं। पंडित जी समझ गए कि डायन उन सभी बच्चों की आत्माओं को अपने साथ ले जाना चाहती है। पंडित जी ने कहा कि नहीं, इन निर्दोष आत्माओं को तू नहीं ले जा सकती। पंडित जी ने अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र शुरू किया, सर्वभूत प्रेत पिशाच मुक्ति मंत्र। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि सभी बच्चों की आत्माएं डायन के बंधन से मुक्त हो गईं। डायन की चीख सुनाई दी और वह धीरे धीरे गायब होने लगी। डायन की आखिरी आवाज यही थी कि मैं वापस आऊंगी, मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पंडित जी ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा, इस भूमि से तेरा नाता सदा के लिए समाप्त हो, तू यहां कभी वापस नहीं आ सकती। तभी एक तेज रोशनी हुई और डायन पूरी तरह से गायब हो गई। डायन के जाने के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा में जो भारीपन था वह गायब हो गया। पंडित जी बहुत ही कमजोर हो गए थे। इतना शक्तिशाली मंत्र तंत्र करने से उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। पंडित जी ने कहा कि यह गांव अब सुरक्षित है। डायन को मैंने हमेशा के लिए भगा दिया है। अगली सुबह से गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। जो बच्चे डर के कारण बीमार पड़ रहे थे वे अब ठीक होने लगे। रात की अजीब आवाजें बंद हो गईं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कोई भी बच्चा बीमार नहीं पड़ा। पंडित जी ने कमला देवी के घर को भी शुद्ध कराया। उन्होंने वहां एक बड़ा जागरण करवाया
और घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी साफ किया। पंडित जी ने कहा कि अब यह घर भी सुरक्षित है। एक हफ्ते बाद पंडित जी वापस अपने शहर चले गए, लेकिन जाते समय उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी कि भविष्य में कभी भी काली तंत्र विद्या का प्रयोग मत करना, यह बहुत खतरनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कभी फिर से कोई अजीब घटना हो तो तुरंत उन्हें सूचित किया जाए। धीरे धीरे गांव वाले वापस आने लगे। जो परिवार डर के कारण दूसरे गांवों में चले गए थे, वे सब वापस आ गए। बच्चे फिर से खेलने लगे, स्कूल फिर से चालू हो गया और गांव में फिर से खुशी का माहौल आ गया। लेकिन कमला देवी के घर को कोई भी नहीं लेना चाहता था। लोग अभी भी उससे डरते थे। अंत में गांव के सरपंच ने फैसला किया कि इस घर को एक छोटे मंदिर में तब्दील कर दिया जाए। आज भी वह घर एक छोटे शिव मंदिर के रूप में मौजूद है और लोग वहां नियमित रूप से पूजा करते हैं। डायन की घटना के 3 महीने बाद मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ा। मेरी नौकरी शुरू होने वाली थी, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा था उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। मैंने महसूस किया था कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। विज्ञान सब कुछ नहीं समझा सकता। गांव छोड़ते समय मैं कमला देवी के घर, यानी जो अब मंदिर है, उसके पास रुका। मैंने वहां एक दिया जलाया और प्रार्थना की कि उन सभी बच्चों की आत्माएं शांति से रहें जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। दिल्ली वापस जाकर भी मैं इस घटना को नहीं भूल सका। मैंने इस पर रिसर्च की तो पाया कि दुनिया भर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मैंने कुछ किताबें भी पढ़ीं, तंत्र विद्या और अप्राकृतिक शक्तियों के बारे में, तो मुझे पता चला कि भारत में तंत्र विद्या का एक बहुत ही लंबा इतिहास है। हमारे गांव की घटना कोई अकेली घटना नहीं थी। राजस्थान में कई जगह डायनों की कहानियां आए दिन सुनी जाती हैं। मैंने यह भी पढ़ा कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक दुख या गुस्से में होता है तो वह काली तंत्र विद्या की तरफ आकर्षित होता है। कमला देवी के साथ भी यही हुआ था। अपने बच्चों और पति की मौत का दुख उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह गलत रास्ते पर चली गई। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर गांव के लोगों ने उसकी मदद की होती, अगर किसी ने उसका साथ दिया होता, तो शायद वह डायन ना बनती और आज हम सबके बीच होती। लेकिन अब यह सब इतिहास बन चुका है कि कभी कोई कमला देवी नाम की कोई सुंदर स्त्री भी थी। साल 2020 में कोरोना के समय मुझे फिर से गांव जाना पड़ा। लॉकडाउन के कारण मैं कई महीनों तक गांव में रुका। इस दौरान मैंने कुछ और रोचक चीजें पता लगाईं। गांव के बुजुर्गों से बात करने पर पता चला कि कमला देवी की दादी सच में एक तांत्रिक थीं। एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि वह बहुत ही शक्तिशाली महिला थी, लेकिन वह हमेशा अच्छे काम के लिए तंत्र का इस्तेमाल करती थी। मुझे यह भी पता चला कि कमला देवी की दादी ने अपनी मौत से पहले चेतावनी दी थी। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने कमला की मां से कहा था कि कमला को तंत्र विद्या नहीं सिखानी चाहिए क्योंकि उसका दिल कमजोर है और वह गलत राह पर जा सकती है। लेकिन कमला देवी की मां ने यह बात नहीं मानी थी और उसने कमला को तंत्र विद्या सिखा दी थी। मुझे यह भी पता चला कि गांव के पुराने रिकॉर्ड में कमला देवी के परिवार का इतिहास दर्ज है। उसके परदादा भी एक तांत्रिक थे और उनके परदादा भी। यह परिवार पीढ़ियों से तंत्र विद्या जानता था, लेकिन सभी ने हमेशा अच्छे काम के लिए इसका इस्तेमाल किया था। कमला देवी ही पहली थी जिसने इसका गलत इस्तेमाल किया और इतना भयानक अंत पाया। मुझे गांव की एक पुरानी डायरी भी मिली जो कमला देवी की दादी की थी। इस डायरी में तंत्र विद्या के कुछ मंत्र लिखे हुए थे, लेकिन मैंने इसे पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने कहा कि यह चीजें आम लोगों के लिए नहीं हैं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। 2022 में मुझे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। गांव के पास एक पुराना किला है जो अब खंडहर हो गया है। एक दिन मैं वहां घूमने गया था। किले में एक पुराना कुआं है जो सैकड़ों साल पुराना है। उस कुएं के पास कुछ पुराने पत्थर पड़े हुए हैं जिन पर अजीब चिन्ह बने हुए हैं। जब मैंने इन चिन्हों के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि यह तंत्र के चिन्ह हैं। एक पुरातत्व विशेषज्ञ के अनुसार यह किला कभी एक तांत्रिक राजा का था। वह राजा काली तंत्र विद्या में माहिर था
और वह भी बच्चों की बलि देता था। और कहा जाता है कि उस राजा की रानी भी एक डायन थी। यह रानी वही डायन थी जिसने कमला देवी के शरीर में प्रवेश किया था। सैकड़ों साल पहले जब राजा मरा तो रानी भी उसके साथ मरी थी, लेकिन उसकी आत्मा इसी किले में भटकती रही। जब कमला देवी ने काली तंत्र विद्या का इस्तेमाल शुरू किया तो उस डायन को मौका मिल गया। वह कमला देवी के शरीर में प्रवेश कर गई और फिर से अपना पुराना खेल शुरू कर दिया। इसीलिए कमला देवी का चेहरा बदल गया था और इसीलिए वह इतनी शक्तिशाली हो गई थी। यह सब जानने के बाद मुझे पूरी सच्चाई पता चली। कमला देवी सिर्फ एक माध्यम थी। असली डायन वह प्राचीन रानी थी जो सैकड़ों साल से इस क्षेत्र में भटक रही थी, लेकिन पंडित जी की शक्ति के कारण वह डायन हमेशा के लिए भगा दी गई थी। आज 2025 में जब मैं यह कहानी निराख भाई को भेज रहा हूं तो हमारे गांव में पूरी शांति है। कोई भी अजीब घटना नहीं हुई है। बच्चे खुश हैं और सभी स्वस्थ हैं। कमला देवी का घर अब एक छोटा सा शिव मंदिर है। रोज सुबह शाम वहां आरती होती है और लोग पूजा करते हैं। मंदिर में भगवान शिव की एक सुंदर मूर्ति है और उसके सामने हमेशा दिया जलता रहता है। जो बच्चे उस समय बच गए थे वे अब बड़े हो गए हैं। कुछ की शादी हो गई है, कुछ पढ़ लिख कर शहर चले गए हैं, लेकिन सभी को उस डरावने समय की याद है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या हुआ होता अगर पंडित जी नहीं आते। क्या डायन सारे गांव को खत्म कर देती? शायद हां, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ। आज भी जब मैं रात में गांव में घूमता हूं तो मुझे उस डरावने समय की याद आ जाती है, लेकिन अब डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इस पूरी घटना से मुझे बहुत सी चीजें सीखने को मिली। सबसे पहली बात यह कि दुख और गुस्से में कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। कमला देवी का दुख समझ में आता है। किसी भी मां के लिए अपने बच्चे की मौत सबसे बड़ा दुख है, लेकिन दुख के कारण उसने गलत रास्ता चुना और अंत में वह खुद भी बर्बाद हो गई। दूसरी बात यह है कि तंत्र विद्या जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। यह सच है कि तंत्र विद्या में शक्ति है, लेकिन यह बहुत खतरनाक भी है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। अगर गांव के लोगों ने कमला देवी की मदद की होती, उसका साथ दिया होता, तो शायद वह गलत रास्ते पर ना जाती। चौथी बात यह है कि अप्राकृतिक चीजों को नकारना भी गलत है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं और मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा वह विज्ञान से समझाया नहीं जा सकता। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अंधविश्वास करना चाहिए, लेकिन यह भी नहीं कि हमें सब कुछ नकार देना चाहिए। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छाई की शक्ति बुराई से हमेशा ज्यादा होती है। डायन कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक अच्छे इंसान की शुद्ध मंत्र शक्ति के सामने वह टिक नहीं सकती। पंडित जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और पूरे गांव को बचाया। आज जब मैं यह कहानी निराख भाई को बता रहा हूं तो मेरे दिमाग में वे सारी यादें फिर से ताजा हो गई हैं। कमला देवी का सुंदर चेहरा, फिर उसका डरावना रूप, बच्चों की मौत, परिवार का टूटना, डायन का आतंक और अंत में पंडित जी की जीत। ये सब इतना असली लगता है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि कहीं यह सब एक बुरा सपना तो नहीं था। लेकिन नहीं, ये सब सच था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना था। आज भी जब मैं अपने गांव जाता हूं तो वह छोटा सा शिव मंदिर मुझे उस पूरी घटना की याद दिला देता है। मंदिर के सामने खड़े होकर मैं उन सभी निर्दोष बच्चों को याद करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। प्रिया, रोहित, अनिल, मोहन, रीता, अमित, पूजा, रीना, राज, इन सभी के नाम आज भी मेरे दिल में बसे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माएं शांति में रहें और वे स्वर्ग में खुश रहें। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि ऐसी घटना फिर कभी ना हो। कोई भी माँ बाप को अपने बच्चे को इस तरह खोना ना पड़े। और मैं कमला देवी के लिए भी प्रार्थना करता हूं। वह भी एक पीड़ित थी, उसने गलती की थी, लेकिन वह भी दुख और दर्द में थी। आज गांव में खुशी है, बच्चे हंसते खेलते हैं और सभी सुरक्षित हैं। लेकिन मैं कभी भी उस डरावने समय को नहीं भूल सकूंगा।
जब हमारा शांत गांव एक भयानक जगह बन गया था। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, यह एक चेतावनी भी है कि दुनिया में बुरी शक्तियां मौजूद हैं और हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। लेकिन साथ ही यह संदेश भी है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। हमें सिर्फ धैर्य रखना होता है और सही रास्ते पर चलना होता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी राजू जी की, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर मायावी की जुबानी।